आजकल हर दूसरी खातून ये शिकायत कर रही है कि हमारा वज़न नहीं कम हो रहा। तो क्या अवामिल लगते हैं आपको इसके पीछे? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी बेस पे बात करें, हमारा खाना, हमारे खाने के बाद की रूटीन, उसके बाद हमारी रूटीन सोने की, ये हमारी पूरी बॉडी पे इफ़ेक्ट डालती हैं। और जब बॉडी पे इफ़ेक्ट डलना शुरू होता है ना, तो सबसे पहला इफ़ेक्ट होता है ओबेसिटी। आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आप ओबीस होना शुरू हो जाते हो। आपका खाना अच्छा नहीं होता, अनहेल्दी होता है, तो आप ओबीस होना शुरू हो जाते हो। कुछ लोग आपने देखे होंगे कि बहुत स्लिम स्मार्ट लगते हैं लेकिन बहुत जानदार होते हैं। लाइक आपका वेट इतना नहीं है लेकिन आपका जिस्म फूला हुआ है। आप थोड़ा सा चलते हैं, आपका सांस फूल रहा है। अगर हम कैलोरीज कम करते हैं तो क्या इससे फ़र्क पड़ेगा या फिर हमें कोई और भी मेडिकल कंडीशंस को मद्देखातिर रखना चाहिए? कैलोरीज डेफिसिट में जब आप जाते हो तो आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। अगर आप कैलोरीज डेफिसिट में हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, आपकी रूटीन बिल्कुल अच्छी है, उसके बावजूद आप देखेंगे कि कई लोग एक पॉइंट पे आके स्टक्ड हो जाते हैं। बच्चियां प्रोटीन डाइट लेती हैं, उसमें आप एग स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट में यही आता है, या तो होता है चिकन होता है या एग होता है। इस डाइट से सबसे पहले जो चीज़ आती है, आपकी बॉडी बिल्कुल बेजान हो जाती है, बेरंगत हो जाती है। नतीजा ये निकलता है कि आपके हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, आपकी स्किन जो है उसकी ग्लो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, आंखों की ग्लो ख़त्म हो जाती है। कौन सा डाइट का तरीका ऐसा है जिससे कैलोरीज भी कम हो जाएं और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ना हो? खुद से मेडिकेशन करना कितना नुकसानदेह है और ग्लूकोफेज मेडिसिन ये क्या है, किस बीमारी के लिए इस्तेमाल होती है? भाई चैट जीपीटी इतना ज़्यादा अक्लमंद होता तो डिग्रीज क्यों होती। अब ग्लूकोफेज उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली दी जाती थी जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम होता था, जिनका शुगर लेवल बहुत हाई हो रहा होता था या बॉर्डर लाइन पे होता था। उनको दी जाती थी कि वो शुगर को एब्जॉर्ब करने में मददगार साबित होती है, आपकी इंसुलिन को जो है वो बूस्टअप करती है। क्या हार्मोनल इम्बैलेंस का या पीसीओएस का भी कोई ताल्लुक है इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ? अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पुरसुकून ज़िंदगी पॉडकास्ट। मैं हूँ आपकी होस्ट फ़ाइज़ा इमदाद। नाज़रीन, आजकल हम एक चीज़ बहुत कॉमन देख रहे हैं कि बहुत सारी ख़वातीन डॉक्टर के पास एक ही शिकायत लेकर जा रही हैं। वो ये है कि हमारा वज़न दिन ब दिन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। वो शिकायत करती हैं कि हमारे पेट के गिर्द जो चर्बी है और हिप्स के गिर्द जो चर्बी है वो कम नहीं हो रही। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स उनको ग्लूकोफेज यानी मेटमॉर्फिन जो है वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर मोटापे की वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस है? क्या हर खातून को ग्लूकोफेज सूट भी करती है या नहीं करती? इन तमाम सवालों के जवाबात आज हम जानेंगे। स्टूडियोज़ में मौजूद है डॉक्टर ज़ुबिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़ुबिया, हम देखते हैं कि आजकल हर दूसरी खातून ये शिकायत कर रही है कि हमारा वज़न नहीं कम हो रहा। तो क्या अवामिल लगते हैं आपको इसके पीछे? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी बेस पे बात करें तो बेस में वही आता है जो हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं या हम देखते हैं। हमारा खाना, हमारे खाने के बाद की रूटीन, डाइटरी हैबिट्स। एग्जैक्टली। उसके बाद हमारी रूटीन सोने की, उसके बाद हम स्ट्रेस कितनी ले रहे हैं। ये तीन चीज़ें, फर्स्ट हमारी डेली रूटीन में हमारा खाना पीना और उसके बाद हमारा सोना, ये तीन चीज़ें जो हैं ये हमारी पूरी बॉडी पे इफ़ेक्ट डालती हैं। और जब बॉडी पे इफ़ेक्ट डलना शुरू होता है ना, तो सबसे पहला इफ़ेक्ट होता है ओबेसिटी। इंसान ओबीस होना शुरू होता है। आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आप ओबीस होना शुरू हो जाते हो। आपका खाना अच्छा नहीं होता, अनहेल्दी होता है, तो आप ओबीस होना शुरू हो जाते हो। आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो तो आप ओबीस होना शुरू हो जाते हो। अब ओबेसिटी भी दो तरह की होती है ना। अच्छा। एक ओबीस होना होता है कि आपका गुंदा हुआ जिस्म है, ऑलरेडी आप एक बल्कि, एग्जैक्टली कद काठ है वैसा। आप बच्चा पैदा हुआ और वो बल्कि था, उसके बाद वो उसने ग्रो किया तो वो बल्कि रहा। कुछ लोग आपने देखे होंगे कि बहुत स्लिम स्मार्ट लगते हैं लेकिन बहुत जानदार होते हैं। उनके जिस्म को हाथ लगाओ तो उनका जिस्म सख्त लगता है, लगता है। वो बल्कि होना और होता है। ये जिस हम ओबेसिटी की बात करते हैं ये होता है कि बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी होना जिस्म का। अच्छा। फूल जाना, लाइक आपका वेट इतना नहीं है लेकिन आपका जिस्म फूला हुआ है। आप थोड़ा सा चलते हैं, आपका सांस फूल रहा है,
आपको बार बार पानी पीने को दिल कर रहा है, आपकी आंखें, आपका चेहरा जो है वो येलोइश है लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा ओबीस हैं। तो अच्छा। ये ओबेसिटी होने की मेन रीज़न होती है, यही रीज़न होती है जिसकी वजह से हम डॉक्टर्स के भी चक्कर लगा रहे होते हैं, हम डिफरेंट जो है वो सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, हम डाइट ले रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा, क्या सिर्फ कैलोरीज कम करना काफ़ी होता है? क्योंकि देखिए आपने मोटापे की बात की, अगर हम कोई भी बंदा है वो जनरली देखे कि उसका जिस्म फूल रहा है, वो ओबीस हो रहा है, तो वो कोशिश करता है कि वो खाना कम कर दे। तो अगर हम कैलोरीज कम करते हैं तो क्या इससे फ़र्क पड़ेगा, या फिर हमें कोई और भी मेडिकल कंडीशंस को मद्देखातिर रखना चाहिए? डेफिनेटली कैलोरीज डेफिसिट में जब आप जाते हो तो आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन अगर आप कैलोरीज डेफिसिट में हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, आपकी रूटीन बिल्कुल अच्छी है, आप नींद अच्छी पूरी कर रहे हो, उसके बावजूद आप देखेंगे कि कई लोग एक पॉइंट पे आके स्टक्ड हो जाते हैं। उनका टारगेट जो है वो 65 है, अभी वो 85 के हैं, तो वो 72 73 में आके स्टक्ड हो जाएगा उनका वेट, आगे नहीं जा पाएगा, मज़ीद वो जो है वो कम नहीं कर पाएंगे। उसके बिहाइंड पे बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, जब हम कभी बात करते हैं ना वेट रिड्यूस करने की, या हम कहते हैं कि हमने प्रोटीन इंटेक करना है या हमने ये चीज़ छोड़ देनी है, सबसे पहले कार्ब से हट के मैं बात कर रही हूँ। आपकी बॉडी को हर चीज़ की मुतवाज़न ज़रूरत है। जब तक आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी ना, कुछ भी नहीं हो पाएगा। हम सिंपल प्रोटीन की बात करते हैं, बच्चियां प्रोटीन डाइट लेती हैं, उसमें आप एग स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट में यही आता है, या तो होता है चिकन होता है या एग होता है। इसके अलावा तो कुछ साइड हम सोचते भी नहीं है ना कि प्रोटीन में हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, नहीं करते। अब ये दो चीज़ों पे हम चल रहे हैं। बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट करनी है ना, तो आपका डाइटिशियन जो है वो भी आपको बता देता है कि आपने ना एग डाइट कर लो, 7 डे का चैलेंज कर लो, 5 डे का कर लो। अब उसमें क्या होता है, आपने सब कुछ छोड़ दिया, डेफिशिएंसीज होना शुरू हो गई आपकी बॉडी में। इस डाइट से सबसे पहले जो चीज़ आती है, आपकी बॉडी बिल्कुल बेजान हो जाती है, बेरंगत हो जाती है, और डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ज़रूरी, वो ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, उसका फिर क्या नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि आपके हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, आपकी स्किन जो है उसकी ग्लो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, आँखों की ग्लो ख़त्म हो जाती है, आप स्लिम स्मार्ट तो दिखते हैं लेकिन पुरकशिश नहीं दिखते हैं। हाँ, ऐसा होता है। आई एग्री। फिर क्या होता है कि मैं हमेशा ये बात करती हूँ, जब भी डाइटिंग की बात आती है, मैं कहती हूँ कि आप हमेशा सिर्फ अंडों पे तो ज़िंदा नहीं रह सकते, कितनी देर खाएंगे? हमारी अगर रूटीन है कार्ब लेने की, जिसमें हम रोटी चावल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो तो हमारी साल से रूटीन है ना। हाँ। लेकिन अगर सिर्फ एग डाइट पे कितनी देर हम रह सकते हैं? या कई लोग कहते हैं कि हमने वाटर डाइट की, कितनी देर? वाटर डाइट भी होती है? वाटर डाइट भी होती है। ओके। एक्चुअली हमारे सोशल मीडिया ने ना इसको बहुत ही मुश्किल भी कर दिया है और बहुत आसान भी कर दिया है। हाँ। लोग ना एकदम से कहते हैं कि चलिए वज़न बढ़ता जा रहा है, कोई नहीं, हम खा रहे हैं पी रहे हैं, उसके बाद ये डाइट करेंगे, फिर 5 से 7 दिन का कोई चैलेंज करते हैं और इतनी डेफिशिएंसीज अपनी बॉडी में ले आते हैं। वाटर डाइट में वो क्या करते हैं, उसमें वो पूरा दिन पानी पीते हैं, पूरा दिन पानी पीते हैं, कोई एक आधा फ्रूट खा लेते, मील कोई नहीं लेते। वो जो एक थोड़ा टाइम होता है उस ड्यूरेशन में कोई फ्रूट ले लेते हैं डेली का। अच्छा। उस फ्रूट को खाया, फिर कुछ नहीं खाया, फिर नेक्स्ट डे फिर पानी पे, 3 दिन की वो डाइट करते हैं। अच्छा। और ये वो टारगेट रखते हैं 15 kg का। ओके। कि हमने रिड्यूस करना है। अब अगर हम 3 दिन की बात करते हैं ना, और 3 दिन में सिर्फ हम नमक नहीं लेते, हम सिर्फ मीठा नहीं लेते, हम ऑयल नहीं लेते, ओके, हम सिंपल कार्ब नहीं लेते कोई भी, ओके, तो क्या होता है कि हमारा 3 से 4 kg वेट जो है वो रिड्यूस होता है डेफिनेटली वो होता है। ओके। वो क्या होती है, हमारी बॉडी की इन्फ्लेमेशन होती है। जब हम ये चीज़ें नहीं ले रहे, वो ख़त्म हो गई। हाँ, इसको ऑटोफेजी भी कुछ ऐसा वर्ड होता है। तो वो 3 to 4 kg जो है उसने तो रिड्यूस करना है बॉडी ने। अब वो 3 to 4 kg हो गए, 3 दिन आपने ऑलरेडी कुछ खाया, कुछ भी नहीं खाया, बॉडी अपनी जो वो है उसको मेल्ट कर रही है, अंदर जो एनर्जी है उसको वो मेल्ट हो रही है। okay. तो आपका वेट जो है वो 7 to 8 kg पे चला जाता है। अब इसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि आप जब एकदम से चीज़ें छोड़ते हो, फिर जब आपने उस चीज़ को इनटेक करना है ना, तो उसने डबल टू ट्रिपल टाइम आप पे इफेक्ट डालना है। अच्छा।
तो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है कि जब आप डाइट करते हो तो डाइट में आपको प्रॉपर डाइट करनी चाहिए। ठीक है, अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, हमने कैलोरीज के कम करने की बात तो की, आपने फिर डाइट की भी बात की, तो फिर कौन सा डाइट का तरीका ऐसा है जिससे कैलोरीज भी कम हो जाएं और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ना हो या ग्लूकोज हमारा स्पाइक भी ना करे? एग्जैक्टली अब अगर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस पे आ जाते हैं, उसको जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये इसका काम क्या है ना बेसिकली, क्योंकि हर दूसरा बंदा तो इसका पेशेंट हमारे सामने आ रहा है और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पहले 5 नंबर की फहरिस्त में आ चुका है, पहले दूसरे नंबर पे ही है, जिसमें हर गुजरते दिन के साथ पेशेंट आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे हैं। पहले जो पेशेंट आपके पास आता था आफ्टर 45, अब वो पेशेंट आपके पास आ रहा है 20 के बाद। खवातीन में भी जो शादीशुदा थी उनके मसाइल होते थे ये। बिल्कुल, पहले वही मैं कह रही हूँ कि आपके पास 40 to 45 के बाद ये पेशेंट आते थे जिनको इंसुलिन का कोई प्रॉब्लम होता था, इंसुलिन रेजिस्टेंस चल रही होती थी, कोई डायबिटिक इश्यूज़ होते थे। अब तो बॉर्डर लाइन पे आपकी जो है वो शुगर 25 के बाद से हो गई है, बल्कि इससे भी पहले। वजूहात वही, हमारा जंक फूड, हमारा फ्रीजी फूड, हमारे फ्रोज़न आइटम जो हमने घरों में ला के रखे हुए हैं, हम मॉडर्न बनने के चक्कर में जो है वो हमने अडॉप्ट कर लिया, बेड़ा गर्क कर लिया, हमने अडॉप्ट कर लिया सारा वो माहौल जहाँ के हम नहीं हैं, जहाँ की हमारी बॉडी नहीं है, जहाँ की हमारी फिज़ीक नहीं है, लेकिन हम अडॉप्ट उसे कर रहे हैं। उसमें ये है। अब इंसुलिन की जहाँ हम बात करते हैं तो उसमें सिंपली क्या होता है कि शुगर लेवल को हमारी बॉडी कंज्यूम करती है। इंसुलिन लबलबा जो हमारा होता है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जी बिल्कुल, ठीक है। जब वो प्रोड्यूस करता है तो वो उस शुगर को मेंटेन करती है। अब एक टाइम ये होता है कि हम शुगर ज़्यादा ले रहे हैं। अब शुगर ये नहीं है कि हमने मीठा बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, शुगर की फॉर्म ये है हम फ्रूट्स की शेप, अच्छा फ्रूट्स भी इतना ज़्यादा नहीं। अच्छा। इसमें क्या होता है, हम कार्ब्स ज़्यादा ले रहे हैं, कार्ब्स जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। हम कार्ब्स ले रहे हैं, हम डेयरी की मिल्क ले रहे हैं, हम योगर्ट ले रहे हैं, ये सब चीज़ें। सुबह को हमारा नाश्ता जो होता है वो अंडा ब्रेड होता है। हाँ। तो ब्रेड जो है ये भी खुद एक शुगर की फॉर्म है। तो सिर्फ चीनी को छोड़ देना ही काफ़ी नहीं होता, हम बहुत सारी अदर फॉर्म में भी शुगर ले रहे हैं। एक बिस्किट आप लेते हैं उसमें कितनी शुगर होती है, बहुत सारी चीज़ें आप काउंट डाउन करते हो। अब हम वो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, हमारा जो ऑलरेडी, अच्छा उसके साथ हमारा लिवर, फैटी लिवर आ रहा है। अब लिवर आपको पता है कि एक सबसे बड़ा ऑर्गन है जिसने सारे मल्टीपल टास्क करता है, वो उसने सारे काम करने हैं आपकी बॉडी पे। जब उसके ऊपर चर्बी की तह जम जाएगी, सिंपल वर्ड में, आपका लिवर है, उसके ऊपर ये लेयर है, इस लेयर ने इसने काम करना है, इसके ऊपर आपने इतनी तय जमा ली चर्बी की, कैसे काम करेगा वो कैसे काम करेगा, वो सांस कैसे लेगा? जब वो सांस नहीं लेगा वो वर्क नहीं करेगा। जब वो वर्क नहीं करेगा आपकी किडनी, आपके हार्ट, आपकी बॉडी, तमाम सेल जो है वहाँ पे रुक जाएंगे, वहाँ पे स्टक हो जाएंगे। आपकी ब्लड सर्कुलेशन, अगर ब्लड एक सिंपल होता है ना कि एक सिंपल, अभी परसों मेरे पास कल एक पेशेंट आई तो उनकी नी में बहुत ज़्यादा पेन थी। अच्छा, बहुत ज़्यादा पेन थी। तो वो काफ़ी टाइम से उनको पेन चल रही थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको वेरिकोज का तो मसला नहीं है? तो उन्होंने कहा हाँ मुझे मसला है, फूलने का। एग्जैक्टली। अब उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि आपकी बॉडी की एक स्पेसिफिक एरिया की जो वेन होती हैं वो फूल जाती हैं। वो फूलती क्यों है? उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, इर्द गिर्द फैट्स जमा होंगे। हाँ, तो ऑक्सीजन नहीं मिलती, वो आगे ऑक्सीजन कन्वर्ट नहीं होती, सांस नहीं ले रही होती, वो पेन शुरू हो जाती है। और फिर इसका एंड क्या होता है? एलोपैथिक में तो जब हम बात करते हैं तो फिर एंड क्या होता है, जब उनके पास कोई इलाज नहीं होता वो कहते हैं कटवा दो इससे। तो कितना डेंजर जोन में हम जाते हैं ना, नुकसान की लिमिट जो है वो आ जाती है। हाँ, तो अब क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होती है उसमें वो इंसुलिन बात नहीं मान रही होती वो कहती है कि ग्लूकोज आ रहा है तो ठीक है, मैंने इसको स्टोरेज नहीं करना, मैंने नहीं इसको बाकी के खुलियों तक पहुंचाना। अच्छा, क्या रीजंस क्या बनती हैं? लाइक अभी हमने शुगर की तो बात की कि वो ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्या पेंक्रियास काम करना छोड़ देता है, वो इतना एग्जॉस्ट हो जाता है? बिल्कुल, फिर ये मामला होता है। एग्जैक्टली, तभी ये मामला होता है। लाइक आपके पास आउटर साइड से वर्क ज़्यादा आ रहा है, इनर साइड पे आपका काम उतना हो नहीं रहा। आप बॉडी को प्रॉपर जो है वो हाइड्रेट नहीं कर रहे, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, खाना आप प्रॉपर खा नहीं कर रहे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, फैट आपके बहुत ज़्यादा हो गया। और इंसुलिन रेजिस्टेंस का मामला 90% जो है वो ओबीस लोगों में होता है।
अच्छा। और ख़वातीन की अगर हम बात करें तो इसके साथ आपके थायराइड के इश्यूज़ हो सकते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है ना। तो इंसुलिन डायरेक्टली जो है वो आपके हार्मोन्स के साथ कहीं ना कहीं अटैच लिंक होती होती है। सही। तो इस वजह से ख़वातीन में ये इश्यूज़ भी हो सकते हैं। इसके बिहाइंड पे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं ना, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता। अब वो जो शुगर आ रही होती है वो क्या होती है, वो आपकी बॉडी में फ़ैट की सूरत में जमा होना शुरू हो जाती है। जब उसने जमा होना शुरू हो जाना है ना, फिर एक वक्त तक तो पता नहीं चलता, फैटी लोगों को भी एक वक्त तक पता नहीं चलता कि अंदर क्या हो रहा है। आहिस्ता क्या हो रहा है। फिर कहीं पे जाके कोई शादी आती है घरों में, ख़वातीन की अगर हम पुराने बात कपड़े करते पूरे हैं, नहीं आते, वो वहाँ पे जाके उनको पता चलता है, या फिर रिलेटिव्स बता रहे होते हैं यार तुम्हारा तो वज़न बहुत बढ़ गया है, फिर रियलाइज़ होता है। या बच्चियाँ जो हैं कोई कॉलेज फंक्शन, कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी गोइंग होती हैं, कोई ऑफिस में कोई इस तरह के फंक्शन होते हैं, वहाँ तस्वीर बनती है ना जब, वैसे तो हमारे मोबाइल्स में जो तस्वीरें बनती हैं उनसे हमें पता ही नहीं चल रहा होता, तो वो उसमें तो हम स्लिम लग रहे होते हैं, लेकिन जब बनती है ना आपकी सिंपल कैमरे से जो तस्वीर बनती है, वहाँ पे आपको समझ आती है। जब तक वो समझ आती है ना, तब तक चीज़ें बहुत ज़्यादा हद तक बिगड़ चुकी होती हैं। और 50 to 60% लोग जो हैं तब जाके काम करते हैं जब वो एक हद से तजावज़ कर गया होता है। या अक्सर ख़वातीन को पेन स्टार्ट हो जाती है, उनसे बैठा उठा नहीं जा रहा होता, वो काम करते हुए बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, फटीग का शिकार बहुत ज़्यादा रहती हैं, उनकी डबल टोन स्किन हो जाती है, उनके नेक जो है टेस्ट करवाएंगी, आयरन भी ठीक होगा, विटामिन डी भी ठीक होगा, सब कुछ ठीक होता है, फिर भी समझ नहीं आ रही होगी कि क्यों थकावट हो रही है, क्यों फटीग हो रही है। बिकॉज़ आपकी बॉडी देखिए, एक फटीग होना, इसके बिहाइंड पे मल्टीपल रीजंस हैं। हम किसी दूसरे इंसान को, हम अक्सर हमारे ख़वातीन के साथ खासकर, मर्द हजरात थोड़े समझदार मुझे लगता है होते हैं इस मामले में, वो फिर भी सोच समझ करके चीज़ें लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मसलन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो किसी दूसरे को देखकर वो काम नहीं करेगा। अच्छा। वो पहले टेस्ट करवाएगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा। ये बात तो आप छोड़ दें, इधर पाकिस्तान में हमारे मर्द हज़रात बॉदर ही नहीं करते, तोंदे भी निकली हुई हैं, बीवियां कह रही होंगी कि यार अपना कोई वज़न कम कर लें, उन्हें कोई टेंशन नहीं होनी, वो बस वो अच्छा उस पे इस तरह हम बात करेंगे कि अगर वो काम करते हैं ना तो वो कोई ऑथेंटिक काम ही करेंगे। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे मर्द हज़रात भी हैं हमारी सोसाइटी में जो बहुत कॉन्शियस होते हैं ना, और वो अपना प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट भी लेते हैं, चेकअप भी करवाते हैं। आपको हेल्थ के बारे में कॉन्शियस होना चाहिए। आपको कभी भी, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि कभी भी किसी फार्मूला को देखकर कि ये इस पे अप्लाई किया था, ये बहुत ख़वातीन के साथ होती हैं थोड़ी सी, यही मैं आपको बात कर रही हूँ कि ख़वातीन इस मामले में 90% जो हैं वो बहुत ज़्यादा नासमझ होती हैं। सोशल मीडिया पे भी जो देख लिया नुस्खा, वेट मैनेजमेंट का, डाइट कंट्रोल का शुरू कर, ये दो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा, आपने डाइट प्लान, आजकल तो हमारी अम्मियाँ भी इन मामलों में लगी हुई हैं कि भाई डाइट मैंने को फलाना नुस्खा देखा था, वो तुम्हारी स्किन पे बड़ा अच्छा रहना, हाँ, वो अच्छा रहेगा। और फिर हमारी खासकर जो खालाएं होती हैं, जो फूफुएं होती हैं, वो एक दूसरे को सेंड कर रही होती हैं, और फिर हमारी अम्मियाँ वो रेमेडीज़ मंगवा के रखी होती हैं कि ये शुरू कर लो। एक्चुअली हर फार्मूला, हर नुस्खा हर बॉडी के लिए नहीं होता, हर फार्मूला आपकी हर फेस के लिए नहीं होता। मेटाबॉलिज़म की जहाँ हम बात करते हैं, मेटाबॉलिज़म के लिए 20 नुस्खे हैं। उसके लिए कई लोग जो है वो सौंफ का इस्तेमाल करते हैं, कलवंजी का इस्तेमाल करते हैं, मेथी दाने का इस्तेमाल करते हैं, आप सिनेमन स्टिक का इस्तेमाल कर लेते हैं, आप टर्मरिक का इस्तेमाल कर लेते हैं, आप ज़ीरा का इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें किसी एक बॉडी के लिए होंगी? नहीं हो सकती, किसी को कुछ सूट नहीं करता। एग्जैक्टली। अगर हम हर्बल्स की भी बात करें तो एक बहुत बड़ा मिथ है कि ये साइड इफ़ेक्ट नहीं करती। ये मिथ है। हर्बल भी साइड इफ़ेक्ट करती है अगर वो आपको सूट नहीं करती। हाँ, उसका साइड इफ़ेक्ट उस तरह से नहीं हो सकता, शायद इतनी जल्दी से वो नहीं आपको अटैक करता जितनी जल्दी आपको अदर मेडिसिन अटैक करती है, इसलिए शायद हमें पता नहीं चल रहा होता। लेकिन हिकमत में भी जो है वो मेडिसिन के लिए मिजाज हैं, जिसका जैसा मिजाज होगा वैसी मेडिसिन होगी। और जो आप जिस तबीब के पास भी जाओगे, वो समझदार जो होगा वो सबसे पहले आपके मिजाज को देखकर उसके अकॉर्डिंगली आपको कोई भी हर्ब बताएगा या कोई भी चीज़ बताएगा। अब उसने एक 4 साल का या 5 साल का कोर्स किया हुआ है, उसने उसको पढ़ा हुआ है, उसने पढ़ के वो तजवीज़ कर रहा है। आप 1 मिनट की रील देख रहे हैं
और आप उसके 5 साल को उस 1 मिनट के साथ कंपेयर करके अपने पे अप्लाई करके कहते हैं कि भाई हिकमत तो सही नहीं है, या कोई भी किसी भी तरीक़ाकार को, होम्योपैथी है, एलोपैथी, किसी को भी ये तो ठीक नहीं है, तो फिर कसूर किसका है? आपका खुद का कसूर है। आपका खुद का कसूर है। अच्छा, हमारी कॉन्वर्सेशन ना फिर उसी सवाल पे कन्वर्ज हो गई है कि हम बात कर रहे थे कि मोटापा तो है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की भी आपने बात कर ली, डाइट हमें कौन सी लेनी है इस दौरान कि हमारा कैलोरीज भी कम हो जाए, कैलोरीज का इंटेक भी कम हो जाए, मोटापा भी कम हो जाए और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ना हो? सबसे पहले जब हम डाइट पे बात करते हैं ना, तो आपने सबसे पहले वाटर इनटेक पे बात करनी है। अच्छा, आप सिंपल वाटर इनटेक ही उस मुताबिक करो जिस मुताबिक चाहिए है, तो आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ये कैसे पता लगेगा मुझे कितना पानी पीना है? अब हर बॉडी को 3 लीटर एटलीस्ट पानी की ज़रूरत होती है। ओके, एक दिन में? एक दिन में आप 3 से 4 लीटर पानी कंज्यूम कर लेते हो। गर्मियों की अगर हम बात करते हैं तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इतना तो ईज़िली आप ले लेते हो। ठीक है। जब आप पानी पीना शुरू करते हैं ना, और आपके सारे टॉक्सिन्स जो हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। उसमें यूरिनेशन का प्रोसेस भी ज़्यादा होता है, स्वेटिंग भी, होती है। गर्मियों में स्वेटिंग भी ज़्यादा होगी, उसके साथ टॉक्सिन्स जो हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या होगा, जब टॉक्सिन्स रिलीज़ होना शुरू होंगे ना, तो आपकी बॉडी ऑलरेडी शेप में आना शुरू हो जाएगी। इसलिए जब भी आप किसी भी डाइटिशियन के पास जाते हो ना, तो वो आपको सबसे पहले वाटर इनटेक का बताता है कि आपने कुछ भी करना है। एग्जैक्टली, आपने कुछ भी करना है, इसके साथ इतना पानी पीना है लाजमी आपने। अब आप सब कुछ कर रहे हो, आप पानी नहीं प्रॉपर पी रहे, तो उससे क्या होगा, बॉडी हाइड्रेट नहीं होगी। हाइड्रेट नहीं होगी तो कलर कंप्लेक्शन भी आपका डल पे चला गया, आपकी बॉडी भी बेजान होगी, तो ये सारी चीज़ें हुई। इसके साथ अगर हम बात करते हैं, सिंपल बात करते हैं, अगर आप कार्ब ले भी रहे हो, आप बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। अब सबको तो नहीं हम कह सकते कि आप कार्ब बंद ही कर दो, आप रोटी खाओ ही ना, आप गंदम का इस्तेमाल करो ही ना। तो इसमें सिंपल ये होता है कि आप जितनी उस क्वांटिटी में कार्ब ले रहे हो, उससे थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन लो। अच्छा, लाइक आपने एक छोटी चपाती ली और चपाती की कोशिश करो कि आपकी पाम के साइज़ की हो, इससे थोड़ी सी बड़ी हो जाए। ठीक है, तो बच्चे बना सकते हैं डॉक्टर साहब। आपके लिए अच्छी है ना ये, जो चीज़ें अच्छी हैं उसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा खुद को। आटा भी आप बताएं, होल ग्रेन लेना चाहिए, बाजरे की रोटी लेनी चाहिए, चने की, इसमें भी बहुत सारी बातें होती हैं। अगर हम कहते हैं ना कि हम गंदम की रोटी कुछ लोगों को छोड़नी पड़ती है, एक टाइम वो आ जाता है, लाइक हम इंसुलिन रेजिस्टेंस पे बात कर रहे हैं, तो अब किसी की शुगर लेवल बहुत हाई पे है, तो उसके लिए रोटी बहुत अच्छी नहीं है ना, गंदम अच्छी नहीं है, वो कार्ब ज़्यादा बन रहे हैं, तो वो अल्टरनेट आटे पे आ जाए जिसमें मल्टीग्रेन आटा आपका होता है। आप जो की रोटी लो, आप बाजरे की रोटी लो, आप बेसन का चीला, इतनी ज़बरदस्त किस्म के जो हैं वो चीलाज मार्केट में अब अवेलेबल हैं, आपको रील्स में नज़र आते हैं, और उनको बनाना इतना सिंपल है। पहले की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आटा गूंदो, उसको पकाओ किस तरह से, वो कोई समझ नहीं आ रही होती थी। अब क्या होता है, सिंपल आप 2 चम्मच बेसन के डालो, उसमें अपनी मर्ज़ी की सब्जियां डालो, उसमें एक अंडा डालो और उसको फेंटो, और आप उसको देसी बना लो। एग्जैक्टली, आप देसी घी का हल्का सा लगा लो। इसमें भी अच्छा, लोग कहते हैं, ये भी एक वो मिथ बन गया ना कि देसी घी आपको ऐसे कर देगा, आप एक लेवल तक उसको साथ में इस्तेमाल करो, कोई मसला नहीं करता वो। तो आप चीला बनाओ, ये चीला आप बेसन का बनाओ, बहुत अच्छा है, प्रोटीन इनटेक अच्छी है, उसमें आपकी सब्जियां भी चली गई, उसमें अंडा भी चला गया, मतलब आपका एक प्रॉपर डाइट प्लान बन गया। ठीक हो गया। अगर आप बाजरे की बात करते हो, चूँकि बाजरा थोड़ा तासीर के हिसाब से गर्म होता है, तो इसको आप कम क्वांटिटी में रख सकते हो। लाइक आप 2 चम्मच रख लो, जौ का आटा, और 1 चम्मच आप बाजरे का आटा, इसको सेम उसी तरह से मिक्स करो, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें डालो और आप उसको बना लो, पैन में बना लो। तो ये तो इतना सिंपल है कि मुझे लगता है कि 8-10 साल की बच्ची भी ये बना सकती है ना इजीली। जब आप इसको खाना स्टार्ट करोगे ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि 15 डेज़ खुद पे वर्क कर लो। स्ट्रिक्टली अपनी बॉडी को तुम्हें सज़ा मिली हुई है, तुमने ये नहीं खाना, 15 दिन के बाद आपकी बॉडी कहेगी मैंने ये नहीं खाना। आपके जो आपके खुद के स्टॉमिक होते हैं ना, आपका स्टॉमिक खुद आपको कहेगा कि मुझे एग्जैक्टली
वो उस चीज़ को ख़ुद एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अक्सर लोगों को आपने देखा है, वो कहते हैं हम पिज़्ज़ा नहीं खा सकते, हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाती है। हम शौरमा नहीं खाते, हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाती है। हम कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेते। वो क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को आदत, एक नींद और एक खाना, ये आदत आप जिस तरह की आदत डालोगे ढल जाएगी। आप 12 घंटे की प्लान रखोगे ना कि मैंने 12 घंटे सोना है, आप 12 घंटे के बाद भी जो है वो नॉर्मल नहीं होंगे, थके होंगे। अगर आप कहोगे ना मेरा 5 से 6 घंटे की रूटीन है सोने की, तो फिर भी आपका क्या होगा कि 5 से 6 घंटे में बशर्ते कि वो डीप स्लीप हो, क्वालिटी वाली हो। एग्जैक्टली। तो नींद और खाना आप जितना बढ़ाते जाओगे बढ़ता जाएगा, आप जितना कम करने की कोशिश करोगे वो कम हो जाएगा। डिपेंड अपॉन यू। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ग्लूकोफेज की बात करते हैं। ये वो मेडिसिन है जो इतनी आम हो गई है, कोई भी खातून जो अपने वज़न में, अपने मोटापे में कोई डिफरेंस देखती है कि मोटी होने लगी है, तो वो कहती है कि मैं खुद से ही ग्लूकोफेज शुरू कर देती हूँ, डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है। एग्जैक्टली। ये आपने हमें बताना है कि खुद से मेडिकेशन करना कितना नुकसानदेह है, और ग्लूकोफेज मेडिसिन ये क्या है, किस बीमारी के लिए इस्तेमाल होती है। अगर हम सबसे पहले सेल्फ़ मेडिकेशन की बात करें तो हम शुरू से मेरे ख्याल से यही बात कर रहे हैं कि सेल्फ़ मेडिकेशन किसी भी सेंस में, वो आप कोई मेडिसिन ले रहे हो या वो कोई आप हर्ब ले रहे हो या आप घर में कोई टोटका इस्तेमाल कर रहे हो, सेल्फ़ मेडिकेशन तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। उसमें आप कुछ भी कर रहे हो। ग्लूकोफेज की अगर हम बात करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि 60% जो ख़वातीन हैं या लोग हैं वो सिर्फ देख के इस्तेमाल कर रहे हैं। वो डॉक्टर के पास नहीं जाते। वो डॉक्टर के पास जाने के बग़ैर ग्लूकोफेज सिर्फ देखते हैं कि बिकॉज़ हमारे सोशल मीडिया पे आ रहा होता है। कॉमन इतना हो गई है। कॉमन इतना हो गई है। आप चैट जीपीटी से पूछते हो, चैट जीपीटी आपको 2-3 दवाइयाँ बता देते हैं। आप कहते हो भाई चैट जीपीटी इतना ज़्यादा अक्लमंद होता तो डिग्रीज़ क्यों होती, लोग इतना टाइम क्यों अपना लगाते हैं, 10 सालों का डॉक्टर्स का तजुर्बा बेकार तो नहीं हो सकता? क्यों? अब ग्लूकोफेज उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली दी जाती थी जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम होता था, या जिनका शुगर लेवल बहुत हाई हो रहा होता था या बॉर्डर लाइन पे होता था। उनको दी जाती थी कि वो शुगर को एब्जॉर्ब करने में मददगार साबित होती है। आपकी इंसुलिन को जो है वो बूस्टअप करती है। ओके। जिसकी वजह से आपकी इंसुलिन शुगर पे वर्क करती है, बॉडी में एब्जॉर्ब करवाने में मददगार साबित होती है। और क्या ये हर मोटापे के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है? ये भी ज़रा क्लियर कर दें। हाँ, अच्छा, इसमें कुछ डॉक्टर्स हजरात जो हैं वो ओबीस लोगों के लिए भी ग्लूकोफेज का इस्तेमाल करवाते हैं। और भी मेडिकेशंस लिख देते हैं प्लस ग्लूकोफेज 3 टाइम्स 2 टाइम्स। हाँ, वो इस वजह से कि इससे क्या होता है कि आपको आपकी जो वेट रिड्यूस करने में ये मददगार साबित होती थी। बिकॉज़ वही सेम रूटीन कि कार्ब्स जो हैं वो जो फ़ैट है वो रिड्यूस हो रहा होता है, वर्किंग प्रोसेस में जल्दी चल रहा होता है, मेटाबॉलिज्म जो है उसका अमल सही चल रहा होता है, तो आपका वेट रिड्यूस होता है। अब वो वेट रिड्यूस किन लोगों का होता है? उन लोगों का जिनको ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस का इशू है, जिनको डायबिटिक हैं, जिनकी बॉर्डर लाइन पे शुगर है, वो ओबीस हो रहे हैं, या उनका कोई फैटी लिवर का इशू है, तब भी ये दी जा रही होती है। सही। लेकिन अब जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है, ख़वातीन की अगर स्पेसिफिकली बात करते हैं, उनको पीसीओएस का प्रॉब्लम है, ठीक है, उनकी ओवरीज़ के कोई मसाइल हैं, उनके यूट्रस के कोई मसाइल हैं, कोई वो नींद ठीक से नहीं ले पा रही, कोई भी मेडिकल इंडिकेशन है, कोई भी है जिसमें वो अच्छा खाती नहीं है, वो नींद ठीक से नहीं लेती, या उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, मेंटली तौर पे कोई इश्यूज चल रहे हैं, उनको ग्लूकोफेज कैसे काम करेगी? वो तो नहीं करेगी जब तक उनका रूट कॉज उन्हें नहीं पता होगा, उस पे वो ठीक नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली ग्लूकोफेज भी कोई असर नहीं करेगी। तो जब वो पेशेंट ग्लूकोफेज लेंगे तो वो उल्टा नुकसान होगा। अच्छा, उल्टा नुकसान भी होगा? उल्टा नुकसान होगा ना। आप अपनी बॉडी को कोई भी मेडिसिन, आपको पता है आप विटामिन, हम आजकल ना हम विटामिन्स ले रहे होते हैं, सोने से पहले सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, हमने कोई 10 किस्म की गोलियां रखी होती हैं, ये फ़लाँ के लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए। विटामिन डी की अगर हम सिंपल बात करते हैं या विटामिन सी की बात करते हैं, ये इतना कम हुआ नुकसानदेह नहीं है जितना ज़्यादा हुआ नुकसानदेह है। अच्छा, लेकिन ये हमें नहीं पता हो रहा। मुझे हम खा रहे होते हैं और उसके बाद हम कहते हैं यार पता नहीं, समझ नहीं आई क्या हुआ। अभी हमारे पास बाज़-औक़ात पेशेंट आते हैं, ख़वातीन क्या बात कर रही होती हैं कि ना वो मैंने ये वाले सप्लीमेंट देखे थे, बहुत अच्छे थे, मैंने ख़रीदे और मैंने इसको बहुत ज़्यादा खाया, उसके बाद अब क्या हुआ, मेरे ना घुटनों में दर्द होती है, मेरे जॉइंट्स में पेन रहना शुरू हो गई है, मेरी अक्सर औक़ात होता है आपकी फ़ैट जमा होना शुरू हो जाता है बॉडी में। अच्छा,
छोटी छोटी जगहों पे फ़ैट जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो सख्त हो जाती है आपकी उतनी बॉडी, आपकी पूरी बॉडी में। तो ये सारा क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे उन सप्लीमेंट्स के जो हम ले रहे होते हैं। इसलिए ग्लूकोफेज की अगर स्पेसिफ़िकली मैं बात करूँ तो ये डॉक्टर के मशवरे के बगैर, जिसको स्पेसिफ़िकली डॉक्टर कहे, और वो भी एक टाइम तक, लेकिन 3 मंथ के बाद तक आप कोई भी मेडिसिन लेते हो, बिकॉज 3 मंथ का एक प्रोसेस होता है जिसमें आपके सेल्स जो होते हैं वो बन रहे होते हैं, तोड़ फोड़ का अमल चल रहा होता है और एक पूरी वर्किंग चल रही होती है। 3 महीने के बाद दोबारा से रिवर्सिबल रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं। तो आप 3 महीने के बाद हर वो मेडिसिन जो आप डॉक्टर के मशवरे से नहीं ले रहे, अगर तो डॉक्टर आपका कह रहा है कि आपके लिए ये ज़रूरी है या आपको लेनी चाहिए या आपकी बॉडी को इसकी नीड है, तब तो आप उसको ले रहे हो। और अगर आपका डॉक्टर आपको नहीं कह रहा और आपने एक दफ़ा डॉक्टर को चेक करवाया, अक्सर ख़वातीन में, फिर मैं दोबारा से कहूँगी कि ख़वातीन में ये इश्यूज़ इस वजह से ज़्यादा होते हैं कि जो हमारी घर में रहने वाली ख़वातीन हैं या जो बाहर जाने वाली भी हैं, दोनों थोड़ी सी ना भोली होती हैं। हाँ, सही बात है। ठीक है, तो वो इस वजह से ना वो एक दफ़ा गई, डॉक्टर से चेक करवाया। वैसे भी बहुत सारे मैटर्स में उन्हें कॉपी करने की आदत होती है। फैशन कॉपी हो रहा है तो मेडिसिन क्यों नहीं कॉपी हो सकती? और आजकल ग्लूकोफेज फैशन के तौर पे यूज़ हो रही है। हमने स्लिम स्मार्ट होना है तो साथ में ग्लूकोफेज का यूज़ फैशन के तौर पे हो रहा है ना। अच्छा, अब ख़वातीन क्या करती हैं कि एक दफ़ा डॉक्टर के पास गई किसी भी मसले पे, उस डॉक्टर ने उनको कोई मेडिसिन दे दी, सेकेंड टाइम वो मसला हुआ 1-1.5 साल बाद, वो कहेंगी तब गई थी ना, ये मेडिसिन दी थी मुझे, वही खाना शुरू कर देंगी, वही खाना शुरू कर देंगी। वो जितने तबाही का बायस बनती है ना, कोई और चीज़ नहीं बनती। बिकॉज उस टाइम पे हो सकता है आपकी बॉडी को उसकी नीड ना हो, बिल्कुल, या वो एक्सेस रेंज में हो, आपकी बॉडी के अंदर कोई और मसला चल रहा हो। एक सिंपल ओबेसिटी के बिहाइंड पे 36 रीज़न हो सकते हैं। आपके थायराइड ग्लैंड के इशू होते हैं, आप ओबीस हो जाते हो। आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, आप ओबीस हो जाते हो। आप नींद ठीक से नहीं ले रहे, आप ओबीस हो जाते हो। तो पॉइंट इज़ दिस कि आप ग्लूकोफेज ले रहे हो, वो 90% तो आप डॉक्टर की हिदायत पे ले ही नहीं रहे हो। हाँ, और अपने मसले की हिदायत पे भी नहीं ले रहे, मसले पे भी नहीं ले रहे, आपको नहीं पता। तो सेल्फ मेडिकेशन जो है वो बहुत नुकसानदेह है, वो किसी भी सूरत में है। सेल्फ मेडिकेशन है या सेल्फ रेमेडीज़ हैं, कुछ भी हो। मास्क अप्लाई कर रहे होते हैं हम, बाज़ दफ़ा मास्क जो है वो आपका स्किन इतना ख़राब कर देते हैं, स्किन बैरियर आपका ख़राब हो जाता है, डबल टोन हो जाती है, करना बहुत मुश्किल होता है, एक्नी बनना शुरू हो जाती है, स्कार बनना शुरू हो जाती है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। हम फेशियल ले रहे होते हैं, नहीं पता, सिर्फ देखा 6,000 का है, अच्छा 7,000 का, अच्छा ही होगा, हुआ है, हाँ अच्छा ही होगा। हमारा माइंड ना यहाँ पे भी स्ट्रक्ट हो गया है, पैसे इतने हैं, अच्छा ही होगी चीज़, लेकिन आपके मुताबिक है या नहीं है आपको नहीं पता। अच्छा डॉक्टर ज़ुबिया, ये हमने पहले भी ये बात की कि पहले ये मसाइल 40-45 के बाद शुरू होते थे, इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले, लेकिन अब हम देखते हैं कि शादीशुदा ख़वातीन हैं या गैर शादीशुदा हैं, नौजवान लड़कियां हैं, उनके साथ भी ये मसाइल हो रहे हैं। तो क्या हार्मोनल इम्बैलेंस का या पीसीओएस का भी कोई ताल्लुक है इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ? स्टार्ट में हमने एक बात की थी कि हमारी जो डाइट है ना, वो हमारे लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट डाल रही है। True. बच्चे स्कूल में जाते हैं, माएँ लंच में क्या दे रही हैं? फ्राइज़, सैंडविच, बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जूस। तो ये क्या है? जब तक बच्ची 11 साल की, 10 साल की होगी, ऑलरेडी वो इतना इनटेक कर चुकी होगी कार्ब्स को या इन सारी चीज़ों को, जो उसकी बॉडी में उसके हार्मोन्स को टोटली तौर पे चेंज कर रही होंगी। पहले क्या होता था, प्यूबर्टी जो थी वो 14 ईयर, 15 ईयर, 13 ईयर थी। बिल्कुल। अभी माएँ हमारे पास आ रही होती है 9 साल की बच्ची को लेकर, 10 साल की बच्ची को लेकर। वजह क्या बनी? वजह बना हमारा जंक फूड। मुझे अक्सर कहा जाता है कि मैं इसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट क्यों हूँ, ये तो एक प्रोटीन का सोर्स भी है। हाँ। तो मैं कहती हूँ कि कोई कहने वाले ने कहा ना कि चिकन पीस है, बीच में सैलेड का पत्ता है, टमाटर है, खीरे हैं, तो ये सब हेल्दी तो हैं, फिर बर्गर किस तरह से अनहेल्दी हो गया? एग्जैक्टली। आप देखिए ना कि किस अच्छे तरीके से मुझे लगता है कि हमारे अंदर उस सारी चीज़ों को डाल दिया गया जो हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए ठीक नहीं है। और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग उन चीज़ों की तरफ चले गए। अगर हम अंग्रेज़ों की बात करते हैं स्पेसिफिकली, स्पाइसेस तो वो खाते नहीं हैं, वो खाते नहीं हैं। और
हम में उन सारी चीज़ों को डाल दिया गया। आप सोचें, एक ब्रायलर मुर्गी कितने दिनों में तैयार हो जाती है? हद मुझे लगता है कि 13 से 14 दिन। वो 13 से 14 दिन में उसका एक पूरा प्रोसेस हो जाता है। हाँ। और आपने कभी देखा है वो उसको वो इतना, अब तो जो चिकन आ रहा है वो इतनी 2.5 3 4 केजी की जो है वो एक मुर्गी होती है। हाँ, बिल्कुल क्या ऐसे। होता है सब कुछ? वो हार्मोन्स हमारे ख़राब करने के लिए है ना। तो वो जो चीज़ इतना जल्दी प्रोसेस करके आप तक आ रही है वो आपकी बॉडी में किस तरह जाएगी, से डिस्टर्ब नहीं करेगी। नहीं करेगी। तो जब बच्चियां ये सब चीज़ लेती हैं तो वो ऑलरेडी जो हम एक वो प्रोसेस फूड खा रहे हैं या वो हार्मोनल चीज़ें खा रहे हैं, वो हमारी बॉडी में भी उसी तरह इन्फेक्शन करेंगी। अब ख़वातीन ज़्यादा इस वजह से सामने आ रही होती हैं कि एक नस्ल बढ़ाने का प्रोसेस ख़वातीन की साइड से होता है, वरना ये मर्दों को भी उतना ही इफ़ेक्ट करती है जितनी ख़वातीन को करती है। लेकिन ख़वातीन पे ये चीज़ का थोड़ा सा ज़्यादा वो डाल दिया जाता है, उस साइड पे इतना ज़्यादा रुझान नहीं डाला जाता। ये तमाम चीज़ें जो है वो उनको भी उतना ही पिंच कर रही होती हैं। तो इस वजह से अब क्या होता है कि हमने वो डाइट वो स्टार्ट शुरू से चल रही है, वो अभी बच्चा या बच्ची फर्स्ट स्टैंडर्ड में होंगे तो ये डाइट ले रहे हैं वो। फिर उसके बाद जब प्यूबर्टी होगी वो ऑलरेडी टाइम से पहले होगी, फिर जब वो स्टार्ट होगी उसके दौरान भी वो सब चीज़ें चल रही होंगी, वहाँ से चीज़ें शुरू होंगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती जाएंगी। बढ़ती किस तरह से जाएंगी? पहले आपके डेज़ का एक प्रोसेस होगा 5 to 7 डेज़, फिर वो 4 डेज़ पे आएगा, फिर वो 3 डेज़ पे आएगा। आप बच्चियों से आप पूछें, वो 3 दिन से आगे जाता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे। और वो क्या होता है, आप ओबीस हो जाते हैं, आपके ओवरीज में बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं, सिस्ट बनना शुरू हो जाती है, मल्टीपल डिजीज़ की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। और जब पीसीओज होता है, पीसीओज कनेक्ट करता है आपके थायराइड के साथ अक्सर औक़ात, और ये कनेक्ट करता है आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ। आपकी बॉडी में फैट जमा होना शुरू हो जाता है, आप ओबीस हो जाते हैं, आपके पीरियड्स के इश्यूज हो जाते हैं। वाइस वर्सा है, मोटे हैं तब भी ये मसाइल हो जाएंगे, ये मसाइल हैं तब भी मोटे हो जाएंगे। आपकी देखिए, आपका पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, पहले उसको समझने की ज़रूरत है। एक दूसरे से लिंक कर रहा है। आपके दिल से आपके जो फेफड़े हैं, आपके जो लिवर है, ये सारे कनेक्टेड है ना। आपकी जब ब्लड चल रहा होता है तो आपके दिल से लेकर आपकी पूरी बॉडी तक से होकर वो तमाम ऑर्गन से गुजरकर दोबारा उधर आता है। बिल्कुल ऐसे वो साइकिल है। उस साइकिल में आप देखो कहीं पे किसी एक जगह पे रुकावट आ जाएगी तो क्या होगा? वो साइकिल तो नहीं चलेगा, अगला ऑर्गन वेट कर रहा होगा, उसे भी नुकसान हो रहा होगा। तो जब वो नुकसान हो रहा होगा, और जब हम हार्मोन्स की बात करते हैं तो ख़वातीन के जब हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, पीसीओज होता है तो क्या होता है? इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। इरेगुलर पीरियड्स क्या होते हैं तो क्या होता है? एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, ओबेसिटी होती है, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, ये तमाम इश्यूज हो जाते हैं। 90% ख़वातीन जो हैं वो बेचारी डिप्रेशन मोड में चली जाती है। बिल्कुल ऐसे। उनकी डबल टोन स्किन हो जाती है, उनके चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, सर के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ये सारे मसाइल जो हैं वो आपस में लिंक कर रहे होते हैं। और जब आप ये 2-3 चीज़ों का, अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आपके फैटी लिवर का इशू भी आता है साथ में। आपकी ख़वातीन अगर हैं तो अगर ये है तो पीसीओस भी हो सकते हैं साथ में। पीसीओस की वजह से ये हो सकता है, या इसकी वजह से भी पीसीओस। जो लोग बहुत ज़्यादा ओबीस होंगे उनको पीसीओस का इशू बताया ही जाएगा। क्यों बताया जाएगा? वो इसी वजह से बताया जाएगा कि भाई आपको कनेक्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि कुछ अर्सा पहले तक तो ये थायराइड के साथ ही इसको माना जाता था कि वहाँ पर कोई हार्मोन्स की डिस्ट्रप्शन होगी तो ये मसाइल होते हैं, लेकिन अब ये मेटाबॉलिक इश्यूज के साथ भी आ गए हैं। अगर आपकी गट हेल्थ ख़राब है तो अल्टीमेटली ये मसाइल आपको होने लगेंगे। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च होती जाएगी ना, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी। जैसे जैसे हमारी खुराक मज़ीद ख़राब होती जाएगी ना, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है सोशल मीडिया की वजह से कुछ लोग समझते हैं। हम अपनी जैन ज़ी की बात करें तो हमारी कुछ बच्चियाँ बच्चे इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं कि अपनी सादा ग़िज़ाओं की तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल, उनको पता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। वो कहते हैं कि जंक फूड हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो कहते हैं कि फ्रोज़न आइटम हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, वो कहते हैं कि ये जो आपने पराठे बना के फ्रीज़ कर दिए हैं इनको ना बना के रखो, हम सादा रोटी खाएंगे या हम फौरी का बना हुआ उस टाइम का खाएंगे। तो जैसे जैसे चीज़ें मज़ीद बेहतर होना शुरू होंगी ना तो आपकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आना शुरू हो सकती हैं। लेकिन शर्त ये है कि जो अवेयरनेस है उसको पॉजिटिवली आपने लेना है और फिर आपने डॉक्टर से जो है वो मशवरा ज़रूर करना है। ये नहीं कि अब आपको कोई भी मशवरा दिया जा रहा है तो वो आप अमल कर ले, सिवाय इन जनरल बातों के कि डाइट को सादा रखना है, लाइफ को सिंपल रखना है।
आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए क्या चीज़ अच्छी है। बिल्कुल। जब आपको ये पता होगा ना कि मेरी बॉडी टाइप कौन सी है, तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अब सिंपल अगर हम बात करते हैं, एक मेटाबॉलिक ड्रिंक की बात करते हैं कि आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए, तो उसमें कई लोग क्या करते हैं कि रात को ज़ीरा भिगोकर सुबह पानी पियो। हाँ। तो आपका मेटाबॉलिज्म ठीक आपका होगा, पेट भी कम हो जाएगा। चर्बी हाँ। कम हो जाएगी। अब ज़ीरा सबको सूट नहीं करता है। बिल्कुल। कई लोग होते हैं उनको नहीं सूट कर रहा होता, ब्लोटिंग होना शुरू हो जाती है, उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है, उनके फेस पे पिंपल्स बनना शुरू हो जाते हैं, उनका बीपी हाई होना शुरू हो जाता है। हाँ। अब जिस बंदे को सूट ही नहीं कर रहा, तो वो अगर इस एक्सरसाइज को डेली रूटीन पे दोबारा से उसको अडॉप्ट किए जाएगा तो उसकी बॉडी में तो वहाँ पे मसाइल पैदा हो जाएंगे। पैदा होना। इसीलिए अगर आप कोई चीज़ देखते हो, मैं ये नहीं कहती कि जो आपको चीज़ें बताई जाती हैं, अगर हम हर्बल चीज़ों की बात करते हैं या कोई अथेंटिक कोई भी डॉक्टर या कोई भी हर्बलिस्ट बैठ के आपसे बात कर रहा है, तो वो अपने तजुर्बे की बेस पे बात कर रहा है। वो कभी भी आपको वो चीज़ नहीं बताएगा जो कि उसके तजुर्बे में नहीं होगी। वो नहीं बताएगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी। आप वो सुने, लेकिन आप ये भी देखें कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है। उसको सिंपल सा फार्मूला है कि कोई भी चीज़ आप इनटेक करते हैं ना या लगाते हैं, दोनों सूरतों में वो 1 से 2 दिन बाद आपको इंडिकेशन दे देती है। हाँ। फिर आप उसको इग्नोर ना करें। फिर आप ये ना कहें, अक्सर ये होता है कि इसका ये फ़ायदा है ना, कोई नहीं, ये थोड़े बहुत मसाइल आ रहे हैं, मैं देख लूँगा, इसको करना है, वो ना करें, उसको वहीं पे छोड़ दें और कंसल्टेंट से लाजमी तौर पे जो है राब्ते में रहें। अच्छा डॉक्टर साहिबा, कुछ सिम्टम्स हैं जब हम इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करते हैं, जैसे गर्दन पे, आर्मपिट्स पे या ग्रॉइन पे जो है वो ब्लैक वेलवेटी टेक्सचर आ जाता है, पेट के गिर्द, हिप्स के गिर्द चर्बी ज़्यादा हो जाती है, इस तरह के कुछ सिम्टम्स हैं। तो क्या हर मोटापे का शिकार इंसान उसको ये सिम्टम्स होंगे या जिसको सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको? तो हमें मतलब सिम्टम्स में एक फ़र्क बता दें कि हर बंदे को ये ना लगे कि अगर वो मोटा है तो उसे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है। अच्छा, मोटापे की जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि कुछ मोटापे होते हैं वो बल्कि स्टार्ट से ही बल्कि होते हैं, वो जीन्स में ये चीज़ लेकर आ रहे होते हैं, उनके पेरेंट साइड से जो है वो ये चीज़ होती है। कुछ चीज़ें होती हैं वक्त के साथ जो है वो चेंज होती है। आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको अपनी हैबिट का पता चल जाता है कि आप किस हैबिट को अडॉप्ट किए हुए हो जिसकी वजह से ये मसाइल आ रहे हैं। हर पेशेंट को पता होता है कि उसने कहाँ पे क्या ख़राबी की है जिसकी वजह से, जब हमारे पास पेशेंट आते हैं ना तो वो बताते हैं कि मैंने वहाँ पे ये काम किया था, इसके बाद मैंने से रात को ये खाया था इसलिए ये हुआ है। इस वजह से पेशेंट अपनी हिस्ट्री खुद आपको बता रहा होता है। अगर हम ओबीस लोगों की बात करें और इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करें, तो जैसे आपने साइन बताए तो ये साइन आते हैं, आपकी गर्दन पे लाइनिंग बनना शुरू हो जाती है, गर्दन के पीछे लाइनिंग बनना शुरू हो जाती है, स्किन टू टोन हो जाती है, आपकी बेली के गिर्द जो है लोअर बेली फैट जमा होना शुरू हो जाता है। एक विसरल फैट भी तो होता है, तो फिर इनको किस तरह डिफरेंशिएट करें? एक्चुअली जो इंसुलिन रेजिस्टेंस में जो पेशेंट होता है ना, उसको क्या होता है कि क्रेविंग बहुत ज़्यादा साथ में होती है। ओके। अगर आपको कोई भी आपके सिम्टम्स चल रहे हैं, इसके साथ आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, एक है ओबीस है किसी और रीज़न से, ठीक, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होगा ना, उसको क्रेविंग बहुत ज़्यादा होगी, उसको मीठे की, वो बहुत मीठा खाने का दिल करेगा उसको नींद बहुत ज़्यादा आएगी, वो बहुत ज़्यादा नींद फील करेगा, वो सोएगा और जागेगा और उसके बाद भी उसको लगेगा कि मुझे सोना ही है। अच्छा। वो फटीग बहुत ज़्यादा फील करेगा, नींद उसकी पूरी नहीं होगी। अब ये फिर दोनों सूरतें हैं, आपका ब्लड प्रेशर लो है ना या आपका ब्लड प्रेशर हाई है, वहाँ पे भी आपको नींद के इशू होते हैं। बिल्कुल। इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपको इस तरह की कोई इंडिकेशन आ रही है तो आप फ़ौरन से पहले डॉक्टर से रब्ता करें, खुद से कुछ भी ना करें। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस की, और हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि नींद पूरी नहीं होती। हम बात कर रहे हैं डबल टोन स्किन होती है। डबल टोन स्किन तो विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है उसमें भी होती है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब हम इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए मेडिसिन खाना शुरू कर दें, हम टोटके अप्लाई करना शुरू कर दें, और वहाँ पे मसला जो है वो हमारे विटामिन्स में हो, मसला जो है वो किसी और चीज़ में हो, मसला कोई BP का हो, तो क्या होगा? तो ये होगा कि वो मेडिसिन जो है या वो जो हर्ब आप यूज़ कर रहे हैं या जो वो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो आपको फ़ायदा भी नहीं देगा, उल्टा नुकसान भी आपको देगा। मीठे की आपने बात की, कुछ लोग तो वैसे ही मीठे के शौकीन होते हैं मेरी तरह, तो क्रेविंग्स को कैसे पहचानें कि ये क्रेविंग्स हो रही हैं और किसी वजह से हो रही? नहीं, आपकी या एक चीज़ ये होती है कि मीठे का जैसे दिल बहुत चाह रहा है, क्रेविंग तो हो रही है, तो क्या वो खाते भी बहुत ज़्यादा है मीठा और उन्हें एहसास नहीं होता इस बात का कि वो इतना मीठा खा रहे हैं? ये एक होता है।
एक पीक पे जब आपका ये होता है ना, शुगर का लेवल होता है, तो वहाँ पे क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो खा भी बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं और उनको फील भी नहीं हो रहा होता। अच्छा। एक मीठा वो होता है, क्रेविंग्स वो होती हैं कि आपका दिल किया, आपने छोटी सी कोई बाइट ली, कंट्रोल्ड आपका शौक होता है वो होता है, वो ये होता है कि आपकी बॉडी को नीड होती है सही। शुगर की। बाज़ दफ़ा शुगर जब बहुत ज़्यादा लेवल लो पे चला जाता है ना, तब भी आपको क्रेविंग हो रही होती है, तो वहाँ आपकी बॉडी को उतनी मिकदार में ज़रूरत होती है। लेकिन ये उस टाइम पे हम बात कर रहे हैं जिस टाइम पे आपका लेबलेबा जो है आपका वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, इंसुलिन जो है वो प्रॉपर शुगर को आपके अदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन तक लेकर नहीं जा रहा, और आपको मज़ीद नीड है, आपकी बॉडी मांग रही है। आपने कभी ये देखा है कि आपने खाना, जिस दिन आप बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाते हो, तो आपको अगले दिन सुबह जल्दी भूख लग जाती है? हाँ, ऐसा भी होता है ना कभी, ऐसा भी कि हमने बहुत ज़्यादा खाना खाया था और उसके बाद जो भूख लगती है ना, वो इतनी शदीद होती है कि भूख आपकी भी बहुत लगती है, नींद भी बहुत आती है। नींद भी बहुत आती है, और भूख जब आप उठते हो भूख भी बहुत ज़्यादा लगी होती है, आपके पेट में इवन तो दर्द होना शुरू हो जाता है भूख की वजह से। तो वो क्या होता है, उतनी जल्दी वो जितना अनहेल्दी आपने फूड खाया है ना, वो उतनी जल्दी एब्जॉर्ब हो गया और उतनी ग्लूकोज जल्दी का स्पाइक बहुत ज़्यादा हो गया। उसने उतनी जल्दी जो है वो उसको जमा कर लिया और उसने कहा आगे से आने दो मज़ीद। और ये कितना नुकसानदेह है कि फ़ौरन वो आपका खाना फैट्स की शक्ल इख्तियार करेगा, ग्लूकोज का स्पाइक भी होगा, आपके अंदर जो है वो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा और आप नेक्स्ट खाने की तैयारी करोगे। और जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है वो क्या करते हैं, वो एक टाइम पे खाते हैं, वो चल रहा होता है, वो उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं। फास्टिंग भी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, भूख भी नहीं लगती, ज़्यादा भूख नहीं लगती, उनकी बॉडी ऑलरेडी उसके अंदर फैट जो होता है वो चल रहा होता है, बिल्कुल उनको पता होता है इतना टाइम। इसीलिए तो कहते हैं फास्टिंग आपको करनी चाहिए, कैलोरीज डेफिसिट में आपको आना चाहिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इस वजह से कि आपकी बॉडी को आदत होनी चाहिए कि मुझे 10 घंटे भूखा रहना है, 10-11 घंटे के बाद तो आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है, तब तक हमें दोबारा भूख लग जाती है। जो होली मंथ की बरकतें हैं वो शायद हमें यही सिखा रही होती हैं कि सारा साल आपने इस प्रैक्टिस के थ्रू जो है वो चलना है, इतना आपने लालची नहीं बनना, नहीं इतना जंक फूड और इस तरह की चीज़ें खानी कि फिर आपकी सेहत मुतासिर हो। लेकिन होता ये है कि हम ईद वाले दिन ही जो है ना वो 3-3 4-4 तो हमने डिशेज होती हैं, बिल्कुल ऐसे है, तो ये सारी चीज़ें दावतें चल रही होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, सिम्टम्स की हमने बात की है, तो आपने जैसे ये कहा कि अगर हमें B12 की भी कमी है तो तब भी मतलब गर्दन के गिर्द कालापन आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा हो। तो अब यहाँ पर बात ये है कि टेस्ट कौन से हमें करवाने चाहिए कि हमें पता लग जाए कि हमें क्या मसला है, खा वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के रिलेटेड हो या कोई भी बॉडी में और कोई कंडीशन। सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं ना इसकी शुगर की बात करते हैं तो हमें इंसुलिन का टेस्ट करवाना चाहिए सिंपल, जिससे हमें पता चल जाता है। इसके अलावा हमें ब्लड शुगर, जब ब्लड के टेस्ट करवाते हैं तो ब्लड के टेस्ट में कल्चरल एक टेस्ट होता है, उसमें भी आपकी कोई भी डेफिशिएंसीज होती हैं वो आपके सामने आ जाती हैं। तो आपको अपना कंप्लीट एक कल्चरल टेस्ट करवा लेना चाहिए जिससे आपकी डेफिशिएंसी कोई भी है, CBC भी होता है, आपकी बॉडी के तमाम जितने भी मिनरल्स वाइटामिन्स हैं उनका टेस्ट एक होता है जिसमें कोई भी डेफिशिएंसीज हैं वो सामने आ जाती हैं, पता चल जाता है कि फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर आप स्पेसिफिक जो है वो टेस्ट करवा सकते हैं। वो उसके अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक आपको टेस्ट बता दिया जाता है कि आप ये करवाओ। तो ये जो है वो आपको एटलीस्ट साल में एक आध दफ़ा करवा लेना चाहिए, हर महीने भी नहीं, कुछ लोग हर महीने पहुंचे होते हैं वो भी मेंटली तौर पे जो है वो मसला पेशेंट होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, आपको कॉन्शियस होना चाहिए उनको हेल्थ के बारे में कॉन्शियस होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। इससे मसले मसाइल ये पैदा होते हैं कि आपके दिमाग के सेल्स जो होते हैं, आपके खुलिये जो होते हैं, उस चीज़ को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। आप जितना ज़्यादा जिस चीज़ के बारे में सोचेंगे वो चीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से इस पे भी थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि हर महीने आपको डॉक्टर्स के पास जाके टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा टेस्ट करवा लिया तो कोई नहीं, 6 महीने गुजारें, अच्छी डाइट लें तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, हमने मेटाबॉलिज्म की ख़राबियों की तो बात की है। अक्सर ख़वातीन ये भी कहती हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है। स्लो मेटाबॉलिज्म कितना नुकसानदेह होता है और इसको बेहतर कैसे बनाया जाए? स्लो मेटाबॉलिज्म अगर होगा तो क्या होगा, उसमें आप खाना ज़्यादा खाओगे तो क्या होगा, सेम फैट प्रोसेस ज़्यादा होगा, फैट प्रोसेस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ओबीस हो जाओगे, ओबीस होगे तो क्या होगा, आपके हार्मोन्स के इश्यूज होंगे, आपके फेस पे फैट बनना शुरू हो जाएगा, आपका अगेन सेम
इंसुलिन वर्क नहीं, ब्लबा वर्क नहीं करेगा। तो ये तमाम चीज़ें जब होंगी तो क्या होगा, आपका शुगर जो है वो मसाइल बॉर्डर लाइन पे आ जाएगा और उसके बाद आपकी डेली रूटीन में वर्क पड़ेगा, वर्क में काम जो है वो मोहतात रहना पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा। तो पॉइंट फिर वही है कि आपका मेटाबॉलिज्म जितना स्लो होगा, आपकी बॉडी उतना ज़्यादा आहिस्ता काम करेगी, आपकी बॉडी खाने के लिए उतना ज़्यादा मांगेगी, फैट डिपॉजिट उतना ज़्यादा होगा, जो चलता रहेगा और जो चलता रहना है। मेटाबॉलिज्म को फास्टर करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ वाटर इनटेक है। ओके, ये जान लेनी चाहिए हमें। ये टिप ऑफ द पॉडकास्ट है। एग्जैक्टली, वाटर इनटेक आप अच्छा रखते हो, उसके बाद फिर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज़ सूट करती है। सही। सिंपल अगर हम बात करते हैं ना इंसुलिन रेजिस्टेंस की, तो मैं हमेशा कहती हूँ जिन लोगों को कॉफ़ी सूट करती है, सिर्फ 1 कप अपनी लाइफस्टाइल में कॉफ़ी का अडॉप्ट कर लें। ओके। ब्लैक कॉफ़ी, सही, दूध वाली नहीं, शक्कर वाली नहीं, ब्लैक कॉफ़ी, उसको अडॉप्ट कर लें और वो अपनी लाइफ रूटीन में डेली का आप कोशिश करें कि आपने सुबह को कोई भी आप अपना ड्रिंक लेते हो जिसमें आप कोई भी हर्ब, अगर आपको सौंफ सूट करती है, मैं किसी एक स्पेसिफिक साइड पे नहीं आ रही, अगर आपको सौंफ सूट कर रही है तो आप सौंफ ले रहे हो, अगर आपको ज़ीरा सूट कर रहा है वो ले रहे हो, अगर आपको चिया सीड आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में इन है, अगर वो सोशल सूट मीडिया कर पे भी बहुत वायरल है, आप वो ले रहे हो। जो हर्ब आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंगली आपको सूट करती है, इवन दो आप अगर गर्म पानी का इस्तेमाल ही रोज़ाना शुरू कर देते हो, तो अगर आपको वो सूट करता तो वो भी बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप वो ले रहे हो और उसके आधे पौने घंटे बाद आप 1 कप कॉफ़ी का या 1 अंडा साथ में ले रहे हो, तो आपके मेटाबॉलिज्म को फास्टर करने के लिए, आपके फैटी लिवर के लिए, आपकी बॉडी के फ़ैट के लिए, आपके माइंड को क्विक करने के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन फिर इसको अगर सिर्फ आपको सूट करती है, अगर आपको सूट करती है, और जिन्हें सूट नहीं करती वो क्या करें? अच्छा, जिनको सूट नहीं करती वो, अच्छा कॉफ़ी का ये होता है कि कॉफ़ी सूट पता है किस टाइम पे नहीं करती, जब हम उसको दिन में 10-10 कप ले रहे होते हैं, उस टाइम पे कॉफ़ी सूट नहीं कर रही होती। तो हमने कैफीन भी सूट नहीं कर रही होती, उनका हार्ट रेट बढ़ जाता है, इस तरह की शिकायत करते हैं। कॉफ़ी के साथ भी ये मसाइल होते हैं। जिनको कॉफ़ी सूट नहीं करती वो क्या करें, वो नीम गरम, जैसे मैंने कहा कि पानी, उसमें शहद, थोड़ा सा क्रेविंग्स, बिकॉज़ जब आप शुगर में होते हो तो आपको क्रेविंग्स होती है। जब आप हाफ से कम जो है चम्मच शहद का लोगे और थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर लोगे, ओके, तो ये आपकी क्रेविंग्स को भी सप्रेस करेगा और इसके साथ आपके मेटाबॉलिज्म को भी जो है वो फास्टर कर देगा। ज़बरदस्त। ये सुबह मॉर्निंग में लेना, मॉर्निंग में लें, ये बहुत अच्छा है। ये बहुत आप इसको 10 से 15 दिन आप इसको अपनी रूटीन में अडॉप्ट करो, आपको खुद समझ आ जाएंगी चीज़ें। लेकिन चीज़ें फिर वही है कि एक दिन करने से कुछ नहीं होता, जब प्रैक्टिस बनाना पड़ेगी। एग्जैक्टली, जब तक चीज़ें फ़र्क डालना शुरू करती हैं तब तक हम आदत छोड़ चुके होते हैं। तो इसलिए ये तो रूटीन को मेंटेन करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ोबिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी थी, और मुझे लगता है कि जो ख़वातीन हमारा पॉडकास्ट देख रही हैं वो भी इससे रिलेट कर सकती हैं कि हमने सिर्फ मसाइल पे बात नहीं की, बल्कि हमने लाइफस्टाइल पे बात की है, रूटीन पे बात की है। और आज के पॉडकास्ट से एक बात तो वाज़ेह है कि ख़ुद से कभी भी कोई मेडिकेशन ना करें। सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारे नुस्खे भी मिलेंगे, बहुत सारे वेट मैनेजमेंट के तरीके भी मिलेंगे, लेकिन जब तक आप एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल हेल्थ केयर की तरफ नहीं जाती, उनसे कंसल्ट नहीं करती, तब तक आपके मसाइल जूं के तू रहेंगे, बल्कि बढ़ भी सकते हैं। अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। ये था आज का पॉडकास्ट। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।